अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आपके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, सैप्स इसको बोलते हैं। तो सैप्स बेसिकली वो कंडीशंस होती हैं जिनकी बेस के ऊपर इंटरनेशनल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लेंडर कंट्री को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान लोन लेता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमेशा पाकिस्तान के सामने रखता है। वो फिर कहता है कि इन कंडीशंस की बेस के ऊपर हम आपको लोन या बेल आउट पैकेज देंगे। तो आसान लफ्ज़ों में ये वो कंडीशंस हैं, सैप्स वो कंडीशंस होती हैं जिनकी बेस के ऊपर इंटरनेशनल जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लेंडर कंट्री को। सबसे पहले हम इसका फिर बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जेंडर स्टडीज़ के अंदर चाहे कोई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट हो, पहले आपने कॉन्सेप्ट समझना है और फिर आपने उसको रिलेट करना है जेंडर स्टडीज़ के साथ कि कैसे वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया, वो फिनोमेना इम्पैक्ट करता है, इफ़ेक्ट करता है विमेन को, चाहे वो पॉजिटिवली कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। पहले आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपने को रिलेट करना है विमेन इश्यूज़ के साथ उसको। तो ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, हम पहले इसको समझेंगे और फिर इसको रिलेट करेंगे विमेन के साथ, वुमेन इश्यूज़ के साथ। बेसिकली बैकग्राउंड में ये है कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई 1944 के अंदर, वर्ल्ड वार टू के बाद। इसके बाद ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो इमर्ज हुआ और उसने इस्टेब्लिश कराया आईबीआरडी को। आईबीआरडी एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इस्टेब्लिश हुआ, आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इस्टेब्लिश हुई। इसी तरीके से 1948 के अंदर गैट इस्टेब्लिश हुआ, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज़ भी बताता जाऊंगा। 2020 के अंदर जो जेंडर स्टडीज़ का पेपर था, उसके अंदर उसने इस टॉपिक में से 2-3 एमसीक्यूज़ पूछ लिए थे कि आईबीआरडी क्या होता है, गैट क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसी तरीके से डब्ल्यूटीओ कब इस्टेब्लिश हुई। तो इस टॉपिक में से मैं आपको एमसीक्यूज़ भी बताता जाऊंगा और इसके अलावा जो रेलिवेंट एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, आप वो भी उसके लिए तैयार कर लें। अच्छा, फिर ये जब सारे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए तो 1988 के अंदर वाशिंगटन कंसेंसस हुआ। वाशिंगटन कंसेंसस बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए दुनिया के अंदर ये किया गया। वाशिंगटन कंसेंसस बेसिकली, जो वाशिंगटन कंसेंसस है, ये लेसिस फेयर इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करता है। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि प्राइवेटाइजेशन की जाए कंट्रीज़ के अंदर, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन की जाए, जिसके अंदर सब्सिडीज़ वगैरह ख़त्म की जाएं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है मार्केट के अंदर वो कम से कम होनी चाहिए, और फ्री फ्लोट ऑफ इकोनॉमी और ये सब चीज़ें। फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज़ के दरमियान, उसके ऊपर टैक्स जो है, ड्यूटीज़ जो हैं, कस्टम, ये कम से कम हों। ट्रेड कंट्रीज़ के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल होना चाहिए। हमने ये देख लिया बैकग्राउंड में दो चीज़ें। ब्रेटन वुड सिस्टम इमर्ज हुआ वर्ल्ड वार टू के बाद। उसके बाद उसने क्या किया, ये सारे इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करवाए। फिर वाशिंगटन कंसेंसस हुआ 1988 के अंदर, उससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मज़ीद फॉस्टर किया गया। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो किन किन चीज़ों को फिर आगे प्रमोट करती है। हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम देखेंगे एक एक चीज़ को इनमें से कि ये कैसे, ये जो चीज़ें हैं, प्राइवेटाइजेशन होगी, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन होगी, ट्रेड लिबरलाइजेशन है, ये विमेन को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। बेसिकली हमने आपको रिलेशन देखना है इनका। प्राइवेटाइजेशन जो है, जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर ये जो करंट गवर्नमेंट है, इसने तो
एक प्राइवेटाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री भी बाकायदा तौर पर बनाई, और उसका काम ये है कि प्राइवेटाइजेशन करना है उन कॉरपोरेशंस को, पब्लिक कॉरपोरेशन को या स्टेट ओन कॉरपोरेशंस को, जो कि खसारा क्रिएट कर रही हैं, डेट वगैरह जनरेट कर रही हैं, तो डेफिसिट जनरेट करती हैं। तो बेसिकली जैसे कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ कौन सी हैं? अच्छा, एक और चीज़ ये कि मैं आपको साथ साथ पाकिस्तान का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पाकिस्तान के रेफरेंस से ही आता है आमतौर पर। पाकिस्तान के अंदर स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ वापडा है, PIA है, स्टील मिल है, नादरा है, रेलवे है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉरपोरेशन जो हैं ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं। तो जब एक कंट्री वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाता है और कहता है कि मुझे लोन चाहिए, तो वो कहते हैं सबसे पहले आप प्राइवेटाइजेशन करें, जो आपकी कॉरपोरेशंस हैं आप उनको प्राइवेटाइज़ कर दें। तो जैसे कि अभी पाकिस्तान ने स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ किया, तो उसमें जब प्राइवेटाइज़ किया जाता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? डाउन साइजिंग की जाती है, डाउन साइजिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। और उन एम्प्लॉयज़ के अंदर भी जो विमेन होती हैं वो सबसे पहले उनको डिसमिस किया जाता है, वहाँ से एक्सपेल होती हैं, उनकी जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं, वो जॉबलेस हो जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? पावर्टी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ विमेन ऑन मैन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं और पावर्टी फिर और सारी बहुत सारी चीज़ों को भी काज करती है, जैसे कि एजुकेशन के इश्यूज़ विमेन के लिए, हेल्थ इश्यूज़, फूड प्रॉब्लम, ये सारे मसले जो हैं ये प्राइवेटाइजेशन का रिज़ल्ट है, जो कि विमेन के लिए मसले पैदा होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि प्राइवेटाइजेशन कैसे विमेन को विक्टिम बनाती हैं। फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है, ट्रेड लिबरलाइजेशन बेसिकली ये है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज़ के दरमियान। जैसे पाकिस्तान और का ट्रेड है बाकी पूरी दुनिया के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़, तो वो लेसिस फेयर इकॉनमी ये कहती है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन होना चाहिए। जब ट्रेड लिबरलाइजेशन होगा तो उससे क्या होगा? कम से कम टैक्स जो है वो अप्लाई किया जाएगा इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी। जब फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी तो उससे क्या होगा कि इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी स्टेट्स या कंट्रीज़ की एक दूसरे के ऊपर। एक कंट्री दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरा उसके ऊपर, तो उससे ट्रेड लिबरलाइजेशन का रिज़ल्ट ये है। अच्छा, अब क्या होगा? जो डेवलप वर्ल्ड है उसके लिए तो ट्रेड लिबरलाइजेशन फ़ायदा मंद है, क्योंकि वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और वो जैसे कि चाइना उसकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और दुनिया के अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है। उसका नुकसान जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको क्या होता है? उसका ये है कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है उसकी रेशो 83:17 है। मतलब 83% इम्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की चाइना से और ओनली 17% एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की चाइना को। तो नुकसान क्या हुआ? पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, इंडिजिनस इंडस्ट्री, वो तबाह हो रही है। एक चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर 1000 रुपये में तैयार होती है, वही चीज़ चाइना में 500 रुपये में तैयार होके चाइना में 500 रुपये में तैयार होकर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी हो जाती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि लोग पाकिस्तान की चीज़ ख़रीदने के बजाय किसकी प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं? चाइना की। तो उससे उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह होती है। ये ही पूरी दुनिया के अंदर होता है। अब ये विमेन को कैसे इम्पेक्ट करता है? वुमेन आम तौर पे हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेमेन भी काम करती हैं। जब लोकल इंडस्ट्री तबाह होती है तो वुमेन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट जब फेस करती हैं तो ज़ाहिर है पावर्टी होगी, डोमेस्टिक वायलेंस होगा और फिर वुमेन उसकी विक्टिम होंगी। तो इस तरीके के साथ ट्रेड लिबरलाइजेशन डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं किसको? विमेन को। उसके बाद फाइनेंशियल डीरेगुलेशन हम देखते हैं। फाइनेंशियल डीरेगुलेशन क्या है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट मार्केट के अंदर कम से कम हो। किस तरीके से कि अगर एक गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है हेल्थ के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में देखा जाता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बाकी चीज़ों पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो ये क्या हो, ये ख़त्म हो जानी चाहिए, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन हो जानी। टैक्स रिफॉर्म्स की जाएँ, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज किया जाए। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अब
12 to 15% के दरमियान टैक्स टू जीडीपी रेशो है। बट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या कह रहे हैं कि आप अपना टैक्स टू जीडीपी बढ़ाएं, और कोशिश ये है करंट गवर्नमेंट की कि ये आप 18 से 20% पे ले जाएं टैक्स टू जीडीपी रेशो। तो टैक्स रिफॉर्म्स एक उनका कंडीशन होती है। फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है, जब टैक्स बढ़ेगा, सब्सिडीज़ ख़त्म होंगी तो उसके रिज़ल्ट में इन्फ्लेशन आएगी, और इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली हिट करती है जो डेवलपिंग क्लास होती है, जो पुअर क्लास होती है उसको। फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान करंटली, ये तो करंट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान के, कि करंटली जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत है वो टोटली ये सैप्स से रिलेटेड है, कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है रुक जाती है मुल्क के अंदर, ज़ाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ भी रुक गई, ये सारी चीज़ें। फिर फ्री फ्लोट ऑफ करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी फ्री फ्लोट पे छोड़ दी गई, जो 2018 में 100 रुपये थी, 101 रुपये का या 110 का डॉलर था, और अभी 165 रुपये पे है। तो ये उसका रिज़ल्ट है। अब इन सारी चीज़ों ने इम्पेक्ट कैसे किया, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इन्फ्लेशन हुई, पॉवर्टी आई, इन सारी चीज़ों ने कैसे किया, इफ़ेक्ट किया वुमेन को डायरेक्टली। कैसे? पॉवर्टी, जॉबलेसनेस हुई, वुमेन जो है वो जॉबलेस हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते बढ़ता है, इससे इन्फ्लेशन होती है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस बढ़ती है वुमेन की मैन के ऊपर। तो जो सैप्स हैं बेसिकली ये वो कंडीशंस हैं जो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं वुमेन को, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो ये टॉपिक आपने देखा कि कैसे सैप्स जो कि कंडीशंस बनाई जाती हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस ये कंडीशंस रखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, और इस चीज़ को फोकस नहीं करते कि ये कंडीशंस कैसे वुमेन जो हैं उनको इम्पेक्ट करती हैं, और इस चीज़ को कंसिडर किए बगैर ये कंडीशंस इम्पोज कर दी जाती हैं। थैंक यू।